Hello everyone. So welcome back to the second lecture of biology that is inheritance and the variation. तो गाइस देखिए अब तक हम लोगों ने बायो के दो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, लेक्चर 0 एंड लेक्चर 1। तो लेक्चर 0 में हम लोगों ने जो भी जेनेटिक्स का बेसिक है वो हम सब ने कवर अप किया। देन लेक्चर 1 में अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, हम लोग उसका F1 जनरेशन F2 जनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो दोनों का क्या होता है, ये हम सब ने इन डिटेल लर्न किया है ना। तो आज के लेक्चर में हम क्या लर्न करेंगे? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे मेंडल्स के 3 लॉ के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये जो हमारे ग्रिगर मेंडल थे, इन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर लर्न किए, करेक्ट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ लॉज उन्होंने पुट फोर्थ किए, उन्होंने सारी दुनिया को बताया एंड दैट्स द रीज़न हम आज उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक्स, करेक्ट। तो कौन से लॉ है जो मेंडल ने हम सबको बताया? तो मेंडल के कौन से 3 लॉ है उसके बारे में आज हम इन डिटेल लर्न करेंगे। एंड बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये जो मेंडल के 3 लॉ है ना, ये 12th के बोर्ड के अकॉर्डिंगली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पास्ट फ्यू ईयर्स का अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली एक ना एक लॉ बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो कौन से हैं मेंडल के 3 लॉ, चलिए देखते हैं वन बाय वन। ओके चलो, तो लेट्स सी। अगर आपके पास नोटबुक है या कोई राइटिंग मटेरियल है तो आप वो साथ में लेके बैठ सकते हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देती जाऊंगी वैसे वैसे आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स गो। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे मेंडल्स के कुछ लॉज के बारे में। तो कौन कौन से मेंडल के लॉ है, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। ऑलराइट, तो बच्चों तो पहला लॉ देखिए मेंडल का यहाँ पे क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो मेंडल के बेसिकली 3 लॉज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल के कौन से लॉ है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल का जो इनहेरिटेंस का लॉ है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेंडल के बच्चों 3 लॉ है। कौन से 3 लॉ है? सबसे पहला लॉ जो मेंडल हमें बताते हैं, ऑलराइट, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, वो है हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है हमारा पहला लॉ बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन हमारा सेकेंड लॉ आता है। ये सारे लॉ के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। जस्ट मैं यहाँ पे कौन से 3 लॉ, आई मीन ट्रेलर, ठीक है, ट्रेलर में आपको बस बता रही हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली हम लोग लर्न करेंगे। तो पहला लॉ हम लोग मेंडल का लर्न करेंगे, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लॉ हम लोग मेंडल का आज लर्न करेंगे, वो है मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ हम लोग कौन सा लर्न करेंगे अभी यहाँ पे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आफ्टर दैट द थर्ड लॉ जो कि लास्ट लॉ है, वो है जो कि आज हम लोग इन डिटेल लर्न करेंगे, वो है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे शायद से कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आप लोगों को नए लग रहे हैं। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों को शायद से ये सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट ये 2 वर्ड आई गेस आप पहली बार सुन रहे हो, करेक्ट। तो इसका पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये लॉ को इन डिटेल आगे वन बाय वन लर्न करेंगे। ठीक है, सो गाइस देखिए सेग्रीगेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को मीनिंग बता देती हूँ। सेग्रीगेशन, ये जो वर्ड आपके सामने दिया है, सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है बच्चों यहाँ पे सेपरेशन। जिन लोगों को नहीं पता, या आप आपके नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा? सेपरेशन। ठीक है, असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, असॉर्टमेंट ये वर्ड का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर द 3 लॉज विच वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है। लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन।
ये लॉ आगे लर्न करने से पहले आप लोगों को और एक चीज़ मुझे बताना है, वो है मतलब एक चीज़ याद रखना कि अभी हम लोग ये जो भी लॉ लर्न करेंगे उसमें से रिमेंबर वन थिंग कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये जो हमारा थर्ड लॉ है, अगर आप लोगों को थर्ड लॉ एक्सप्लेन करना है तो थर्ड लॉ एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करेंगे, ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर मुझे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा? मुझे हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस का, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। अब बात बची लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों भी लॉ जो है आप मोनोहाइब्रिड का यूज़ करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो और डाइहाइब्रिड का भी यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। इसके वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि आप उसे एक्सप्लेन करो डेफिनेशन के फॉर्म में या स्कीमेटिकली एक्सप्लेन करो, तो आपको डाइहाइब्रिड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है तो ये दोनों के दोनों लॉ, सिंपल सी बात है, आप मोनोहाइब्रिड का यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बाय यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये प्लीज़ याद रखना, बिकॉज ये एग्ज़ाम में आता है। 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट लिखना है और एग्जाम्पल क्या होगा? ऑफकोर्स डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो लॉ ऑफ इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के बाद आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो भी एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर हमने लर्न किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी कि ये जो भी लॉ है एग्जैक्टली क्या है, किसके बारे में हमें बताया गया है। लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। सबसे पहला लॉ जो कि अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे, एज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट लॉ जो कि हम लोग लर्न करेंगे वो है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नाम से ही शायद आपको पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये वर्ड के बारे में हमने लेक्चर 1 में ही 0 में लर्न किया था। ठीक है, तो क्या है ये एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट को पहले आप रीड करो। ठीक है, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी। देन अगेन एट द एंड जब आप ये स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो शायद आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेटमेंट क्या है ज़रा रीड करना अच्छे से। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है, व्हेन व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस का मीनिंग हमने देखा था बच्चों। ठीक है, मतलब जहाँ पे दो आइडेंटिकल अलील प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे दो आइडेंटिकल अलील प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। करेक्ट, टू होमोजाइगस आइडेंटिकल अलील, मतलब टू होमोजाइगस मतलब बच्चों कैन आई से दैट आइदर वो कैपिटल टी टी फॉर्म में रहेगा या वो स्मॉल टी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे दो होमोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, विथ वन और मोर सेट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन और मोर सेट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग क्या होगा बच्चों? अपोजिट। ओके, कैरेक्टर मतलब यहाँ पे मैंने जो टी लिखा है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल पे हमने कंसिडर किया है, एग्जाम्पल में हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों? हमने कंसिडर किया है यहाँ पे एग्जाम्पल में स्टेम हाइट के बारे में। तो स्टेम हाइट इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर। आर क्रॉस्ड द अलील्स, क्या बोला है? अलील्स। ठीक है, द अलील दैट अपीयर इन F1, द अलील दैट अपीयर इन F1 मतलब क्या? देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, करेक्ट। तो ये जो कैपिटल टी और ये कैपिटल टी है, हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे अलील, बराबर। यहाँ पे भी ये जो लेटर है, ये सिंगल लेटर को हम क्या बोलेंगे? अलील, करेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला है बच्चों? देखिए यहाँ पे दैट अपीयर इन F1 आर डोमिनेंट,
मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं, जब आप दो होमोजाइगस पेरेंट का क्रॉसओवर करोगे तो F1 जनरेशन में जो भी बच्चे का जनरेशन आएगा वो कौन से कैटेगरी में रहेगा, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। चलिए, आप सब मोनो हाइब्रिड में अभी एक्सपर्ट हो चुके हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं स्टेम हाइट का कंसिडर करके, तो शायद आपको एग्जाम्पल और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग करके देखेंगे। उन्होंने क्या बोला है, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल। टू होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जहाँ पे दोनों भी आइडेंटिकल अलील होते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया, कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ ये वाला जो प्लांट है यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है, दिस प्लांट इज गोइंग टू बी टॉल प्लांट एंड दिस प्लांट इट इज गोइंग टू बी डॉर्फ प्लांट। मतलब ये वाला प्लांट डॉर्फ है और ये वाला प्लांट कैसा है, यहाँ पे टॉल है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसओवर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिल गया इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पे गैमेट्स। ठीक है, ये जो भी हमारा मिला, दिस इज द पेरेंट का जनरेशन। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमेट मिलने के बाद ये वाला जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये वाला जो है इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो हमें आंसर देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा गैमेट्स के केस में, यहाँ पे व्हाट आंसर विल आई गेट हियर, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पॉसिबल करके देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमें ये बताता है कि ये जो फर्स्ट जो है, ठीक है, ये फोर्थ के साथ भी जा सकता है और ये जो हमारा सेकेंड वाला है ये थर्ड के साथ भी जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बच्चों देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जनरेशन आया मुझे यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। ये हमें सबको पता है ऑलरेडी, हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पेरेंट्स का जनरेशन है, ये बच्चों का जनरेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे, ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कैसा है यहाँ पे, आई कैन से दैट ये वाला जो है यहाँ पे ये रिसेसिव पेरेंट है, बराबर। और ये वाला जो यहाँ पे आया ये हमारा कौन है यहाँ पे, दिस वन ओवर हियर, दिस इज द डोमिनेंट पेरेंट। मतलब ये पेरेंट यहाँ पे डोमिनेंट है, मतलब टॉल फीचर जो है हमारा डोमिनेंट है और डॉर्फ फीचर जो है हमारा यहाँ पे कैसा है, वो रिसेसिव है। तो अब यहाँ पे बच्चों अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे मुझे, ये टॉल मिलेंगे कि डॉर्फ मिलेंगे, सोच समझ के आंसर देना। अभी देखिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अब यहाँ पे दो अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। कौन से कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो भी अलील मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, ये कौन से कंडीशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस। मतलब यहाँ पे दो अलील प्रेजेंट है, एक अलील डोमिनेंट है, एक अलील क्या है यहाँ पे, रिसेसिव है। यहाँ पे केयरफुली यहाँ पे बच्चों देखना, कैपिटल टी मतलब यहाँ पे कौन सा अलील प्रेजेंट है बच्चों, यस एक्सीलेंट, यहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। ओके, एंड और एक यहाँ पे अलील प्रेजेंट है स्मॉल टी, यहाँ पे कौन सा अलील प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल टी मतलब यहाँ पे रिसेसिव अलील। ठीक है, तो अब मुझे बताना यहाँ पे नोटिस करके, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील ये दोनों भी एक साथ F1 जनरेशन में प्रेजेंट है। तो F1 जनरेशन में जो सारे के सारे प्लांट्स मुझे मिलेंगे ये टॉल होंगे कि डॉर्फ होंगे, हमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग, रूल हमें क्या बताता है कि डोमिनेंट पेरेंट एंड रिसेसिव पेरेंट जब दोनों एक साथ रहेंगे, रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो डोमिनेंट ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मुझे यहाँ पे मिले, ये सारे के सारे प्लांट कैसे रहेंगे,
these all plant will be tall plant. मतलब F1 जनरेशन में मुझे सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे? टॉल प्लांट मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? बिकॉज ये जो डोमिनेंट अलील है, ये डोमिनेंट अलील जो है ये क्या हो रहा है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. ये जो डोमिनेंट अलील है ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है. रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला. मतलब ये डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील को सप्रेस कर दिया. ठीक है, मतलब यहाँ पे F1 जनरेशन में डोमिनेंट पेरेंट का फीचर एक्सप्रेस हुआ एंड रिसेसिव पेरेंट का फीचर F1 जनरेशन ने एक्सप्रेस नहीं किया. उन्होंने देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में भी बोला है, केयरफुली ये स्टेटमेंट को पढ़ना, एंड विच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन आर रिसेसिव. करेक्ट? मतलब F1 जनरेशन में जो नहीं दिख रहा है वो क्या आएगा? रिसेसिव आएगा. देखिए F1 जनरेशन में ये जो रिसेसिव है, ओके, यहाँ पे क्या हुआ? आई कैन से दैट इट डिड नॉट अपीयर. मतलब इसने एक्सप्रेस किया ही नहीं है. मतलब वो प्रेजेंट है बट उसने एक्सप्रेस नहीं किया. मतलब इन शॉर्ट चाहे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करो या चाहे आप बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस करो, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि F1 जनरेशन हमेशा सेम फीचर को एक्सप्रेस करेगा. डोमिनेंट पेरेंट का जो भी फीचर रहेगा वो एक्सप्रेस होगा एंड रिसेसिव पेरेंट का जो फीचर है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करेगा. यही हमें बताता है मेंडल का फर्स्ट लॉ. वो है मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस. मतलब डोमिनेंस. अभी स्टेटमेंट को शायद पढ़ के आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी वापस एक बार केयरफुली स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों. स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है देखिए, अभी यहाँ पे अच्छे से देख लेना. when two homozygous individual with one or more set of the contrasting character, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे one pair of contrasting character है, वो है मतलब stem height. alright, are crossed, the allele that appear in F1 generation are dominant. आप यहाँ पे देख सकते हो F1 जनरेशन में डोमिनेंट फीचर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ and which do not appear, that is a recessive. तो आई होप नाउ इट्स वेरी इजी. तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा अभी. ठीक है, तो देखिए एक बार वापस से एक बार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द राइट फ्रॉम द एंटायर स्कीमेटिकल एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से देख लेना. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस? अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. पूछते हैं आप लोगों को एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल. तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको लिखना है एंड देन दिस इज द स्कीमेटिकल एक्सप्लेनेशन. स्कीमेटिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जो भी फ्लो चार्ट दिया है वो. ठीक है, सो इतना भी अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स जो है वो एग्जाम में मिल जाएगा. ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा. नाउ कैन वी मूव टू द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है. आपको अगर एक लॉ समझ में आया है तो डेफिनेटली आगे का लॉ एकदम ईजी है, एकदम चिंदी लॉ. ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है लॉ. लेट्स सी दैट ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बच्चों लर्न करेंगे द नेक्स्ट लॉ ओवर हियर, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. एक बार वापस स्टेटमेंट केयरफुली यहाँ पे नोटिस कर लेना. देखिए स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है यहाँ पे. अगेन पहले हम लोग अच्छे से स्टेटमेंट को समझ के लेते हैं, देन हम लोग एग्जाम्पल के पास जाएंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा है देखिए यहाँ पे. चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं वापस वन बाय वन. ओके, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्या? F1 जनरेशन आपका. व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स द गैमेट्स, गैमेट्स क्या होता है ये आप सबको पता ही है. ठीक है, गैमेट्स कब फॉर्म होता है? माइटोसिस के टाइम पे फॉर्म होता है कि मियोसिस के टाइम पे फॉर्म होता है? यस, ये जो गैमेट्स है माइटोसिस के टाइम पे फॉर्म होगा कि मियोसिस के टाइम पे? मियोसिस. एक्सीलेंट, जिन्होंने मियोसिस आंसर दिया है एक्सीलेंट. द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है फर्टिलाइजेशन के पहले, उन्होंने ये बोला है अलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. अब अलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट.
एंटर इन डिफरेंट गैमेट मतलब उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, आई गिव यू द एग्जाम्पल, शायद आपको एग्जाम्पल से और इन डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए ना अगेन आई विल टेक वन वेरी इजी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मे बी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताना चाह रहा है करके। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम यहाँ पे चलो कंसिडर करते हैं, यहाँ पे लेट्स से एक कैरेक्टर कंसिडर करेंगे एंड उस कैरेक्टर में हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे फ्लावर कलर। क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, फ्लावर कलर। ठीक है, तो मान लो फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर में दो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। ओके, एक है यहाँ पे रेड फ्लावर कलर, एक आया यहाँ पे मान लो रेड फ्लावर कलर, और दूसरा हमें मिला यहाँ पे वाइट फ्लावर कलर। अब रेड एंड वाइट फ्लावर कलर अगर आप दोनों नोटिस करोगे तो रेड एंड वाइट में ऑफकोर्स रेड डोमिनेंट होगा एंड वाइट रिसेसिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो है ये डोमिनेंट पेरेंट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एंड ये जो है ये रिसेसिव पेरेंट कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों अभी लेटर कैसे लिखते हैं आप सबको पता ही है। अभी ये रेड कलर का फ्लावर है और ये वाइट कलर का फ्लावर है, तो अब लेटर का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कैसे लूँ, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे ये रेड फ्लावर डोमिनेंट है, ठीक है, तो रेड का इनिशियल लेटर आर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे वाइट कलर रिसेसिव है, तो जो लेटर मैंने डोमिनेंट के लिए कंसिडर किया उसी का स्मॉल वर्जन मैं रिसेसिव के लिए लूँगी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अभी यहाँ पे क्रॉसओवर होगा। ऑलराइट, तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिला, यहाँ पे व्हाट आई कैन से दैट ये यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पेरेंट्स जनरेशन, मतलब ये यहाँ पे मुझे मिला यहाँ पे पेरेंट्स का जनरेशन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इसे हम लोग अलग कर देंगे। अब मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे सारे के सारे जो बच्चे हैं जो कि लेक्चर को अटेंड करे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सारे के सारे जो बच्चे हैं आई गेस नाउ दे आर वेरी वेल एक्सपर्ट इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं नींद से भी अगर आपको उठा के पूछूंगी कि बच्चों मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख के बताओ, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी कभी भूलोगे नहीं। इट्स वेरी इजी, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस देखते हैं। ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे जाएगा, फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ जाएगा, सेकेंड वाला थर्ड के साथ जाएगा, सेकेंड वाला फोर्थ के साथ जाएगा। ओके, तो अभी बच्चों यहाँ पे लेटर का कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही मुझे 4 बार यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। करेक्ट, तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिला बच्चों, मुझे यहाँ पे ये मिला F1 जनरेशन। ऑलराइट, अब उन्होंने क्या बोला है, केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये तो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे लिख दिया, बट स्टेटमेंट क्या है देखिए, उन्होंने क्या बोला है। यहाँ पे एक गैमेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन आई रिपीट, ये जो है ये अलील है और ये एक अलील है, मतलब यहाँ पे 2 अलील्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 अलील प्रेजेंट है। करेक्ट, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलील एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हो रहे हैं, ये अलील मिक्सअप बिल्कुल नहीं हो रहे, दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अलील सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे अगेन F1 जनरेशन में मुझे ये अलील मिला। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे F1 जनरेशन में 2 अलील प्रेजेंट है। कौन से 2 अलील प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे, एज यू ऑल नो F1 जनरेशन में एक जो अलील हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल आर, वो है मतलब यहाँ पे डोमिनेंट अलील, एंड एक अलील जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है वो है मतलब यहाँ पे रिसेसिव अलील। 2 अलील यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपको पता है F1 जनरेशन में मुझे जितने भी फ्लावर मिलेंगे, F1 जनरेशन में जो भी फ्लावर मुझे मिलेगा, ये सबका कलर क्या होगा बच्चों, ऑफ कोर्स रेड कलर के फ्लावर होंगे। व्हाइट कलर का फ्लावर F1 जनरेशन हमें दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली F1 जनरेशन हमेशा डोमिनेंट पेरेंट को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बराबर। तो शायद सबको ऐसे लग रहा था, मेंडल को भी ऐसे लग रहा था कि F1 जनरेशन में 2 अलील प्रेजेंट है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर।
ये दोनों मिक्सअप होते हैं एंड ये कभी अलग होते ही नहीं है, ये एक दूसरे को चिपक के बैठते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन फॉलो करके देखा। F2 जनरेशन फॉलो करने के बाद उनको यहाँ पे क्या मिला, लेट्स सी दैट ओवर हियर, क्या उन्हें एग्जैक्टली मिला है F2 जनरेशन के बाद, देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वी विल सी दैट ओवर हियर क्या मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे F2 जनरेशन के बाद एज यू कैन सी दैट ओवर हियर जनरेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो भी मुझे पेरेंट मिला ये कहाँ से मिला मुझे, ये दो पेरेंट्स मुझे यहाँ पे मिले फ्रॉम F1 जनरेशन, बराबर, ये मुझे F1 जनरेशन से यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे दो अलील प्रेजेंट है, कौन से दो अलील प्रेजेंट है बच्चों, यू ऑल आर वेल अवेयर, बताइए मुझे यहाँ पे ये कौन सा अलील यहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छे से समझ के लेना ये लॉ। अगर आपको एक बार ये लॉ समझ में आ गया तो आप कभी ये लॉ भूलोगे नहीं एंड आप लोगों को अच्छे से ये लॉ एकदम याद रहेगा एंड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से आप लिख पाओगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे दो अलील प्रेजेंट है F1 जनरेशन में, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील, ये दोनों प्रेजेंट टुगेदर बट विदाउट मिक्सिंग उनको ये कैसे समझ में आया, विदाउट मिक्सिंग उनको समझ में आया when he did the F2 जनरेशन उनको कैसे मिला, आप सबको पता है F1 जनरेशन का सेल्फिंग करना पड़ेगा। तो F1 जनरेशन का जब उन्होंने सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद ही विल गेट द दैट पर्टिकुलर जो हमारा F2 जनरेशन है यहाँ पे मिलेगा। F2 जनरेशन हम लोग कैसे करते हैं ये आप सबको पता ही है ऑलरेडी बच्चों, ठीक है। हाउ वी विल डू द F2 जनरेशन, लेट्स सी दैट ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 रो एंड 3 कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 रो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। एंड देन एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मेल फीमेल तो मुझे यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो भी गैमेट्स है यहाँ पे मुझे अभी लिखना पड़ेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसका जो भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल आर इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा मुझे यहाँ पे बीच में लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल आर इसके साथ जाएगा, आंसर आएगा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये यहाँ इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो ऐसे करके मुझे ये चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे केयरफुली देखना कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ये कैसे हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो हमारा फ्लावर है, ये फ्लावर का कलर क्या आएगा यहाँ पे, रेड, ठीक है। ये फ्लावर का कलर यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा, यहाँ पे फ्लावर का कलर क्या आएगा, रेड आएगा। बट जो लास्ट वाला जो है ये फ्लावर का कलर यहाँ पे क्या आएगा, ये फ्लावर का कलर आएगा यहाँ पे वाइट, करेक्ट। तो बच्चों ये वाइट कलर का जो फ्लावर यहाँ पे आया है ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे देखिए दो अलील यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अलील प्रेजेंट है एंड जब ये अलील्स जो है F2 जनरेशन जब उन्होंने फॉर्म किया, दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर ये दोनों के दोनों अलील एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते, मान लो रेड कलर, जब हम पेंटिंग करते हैं रेड कलर एंड वाइट कलर मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद आपको स्लाइटली पिंक कलर मिल जाएगा। एक बार आपको पिंक कलर मिल गया तो पिंक कलर से रेड कलर को हटाना एंड वाइट कलर का हटाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फ्लावर ज़रूर रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड कलर का फ्लावर आपको F1 जनरेशन में ज़रूर मिल रहा है, बट F2 जनरेशन में आपको व्हाइट कलर का फ्लावर भी मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का फ्लावर, बिकॉज F1 जनरेशन ने जो भी गैमेट्स फॉर्म की है, यहाँ पे गैमेट्स यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे प्योर गैमेट्स फॉर्म हुए। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जब गैमेट्स फॉर्म हुआ, ये गैमेट प्रॉपरली अलग अलग फॉर्म हुआ, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे एज यू कैन सी दैट ओवर हियर, यहाँ पे देखिए इसने डोमिनेंट अलील यहाँ पे कैरी किया एंड यहाँ पे कौन सा अलील यहाँ पे प्रेजेंट है, रिसेसिव अलील यहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अच्छे से देख लेना, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन का यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में दो दीज अलील्स आर टुगेदर,
these alleles are together without mixing, and यही हमें बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन. तो यहाँ पे दो अलील भले एक साथ प्रेजेंट है एंड डोमिनेंट फीचर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, बट जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे. मतलब गैमेट जो है, गैमेट आइदर डोमिनेंट अलील को कैरी करेगा या गैमेट आइदर रिसेसिव अलील को कैरी करेगा. यह हमेशा दोनों को एक साथ कैरी बिल्कुल नहीं करेगा. यही हमें बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया होगा. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वापस मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे गैमेट्स आर प्रेजेंट टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, और आई कैन से दैट मिक्सिंग वर्ड अगर नहीं याद आ रहा है तो ब्लेंडिंग भी बोल सकते हो, ब्लेंडिंग याद नहीं आ रहा है तो आप मिक्सिंग भी बोल सकते हो. मतलब यहाँ पे दो गैमेट प्रेजेंट है विदाउट मिक्सिंग, दो गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है विदाउट मिक्सिंग. ओके, एंड गैमेट यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं. ओके, यहाँ पे आप क्या बोल सकोगे, आगे क्या बोलोगे यहाँ पे? आई कैन से दैट यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे मैं बोलूँगी गैमेट्स, और आई कैन से दैट ओवर हियर गैमेट्स के अलावा हम लोग यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज करेंगे. आई कैन से दैट अलील्स आर separating from each other, alleles are separating from each other during gamete formation. Alleles are separating from each other during gamete formation. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अलील अलग अलग हो गया. तो एक गैमेट में डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, सो यहाँ पे ये गैमेट प्रेजेंट है. ठीक है, सो आई कैन से दैट दिस इज वन गैमेट. तो ये गैमेट में कौन सा अलील प्रेजेंट है? यहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे दूसरा गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है. दूसरे गैमेट में यहाँ पे कौन सा अलील प्रेजेंट है? रिसेसिव अलील प्रेजेंट है. तो गैमेट में आइदर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट रहेगा या रिसेसिव अलील प्रेजेंट रहेगा, दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं प्रेजेंट रहेंगे. तो इसके लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. क्या बोलेंगे इसे हम लोग? व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज, हम लोग क्या बोलेंगे इसे? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलेंगे? आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया होगा. क्यों बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स? बिकॉज गैमेट विल आइदर कैरी डोमिनेंट अलील और गैमेट विल इधर कैरी रिसेसिव अलील. दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं कैरी करेगा, एंड दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में आप लोगों को वापस सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कि व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. 2 मार्क के लिए पूछते हैं, डेफिनेटली पूछते हैं कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है. आपको क्या एक्सप्लेन करना है? इन F1 हाइब्रिड 2 डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, एंड व्हेन गैमेट फॉर्मेशन की जब बारी आती है तब ये जो गैमेट्स है ये अलग अलग हो जाएंगे, एंड ईच गैमेट विल कैरी आइदर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, नॉट टुगेदर. मतलब ये जो एक एक गैमेट है ये प्योर है, इसमें मिक्सिंग बिल्कुल नहीं है. तो एज ईच गैमेट इज प्योर, इसके लिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स ऑल्सो. ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है ये अच्छे समझ में आया होगा. अब ये स्टेटमेंट को वापस अच्छे से पढ़ना, शायद अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा है. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन का मीनिंग वापस मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन. ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बता रहा है? स्टेटमेंट रीड करो वापस. द लॉ स्टेट्स दैट when hybrid form gametes, hybrid forms the gamete. F1 हाइब्रिड ने क्या किया? गैमेट को फॉर्म किया. F1 हाइब्रिड ने, अभी हमने जस्ट देखा F1 हाइब्रिड ने कौन सा गैमेट फॉर्म किया? F1 हाइब्रिड में मैंने बताया
कैपिटल आर को फॉर्म किया एंड F1 हाइब्रिड ने स्मॉल आर को फॉर्म किया। ये दो गैमेट को फॉर्म किए थे। किसने फॉर्म किए? F1 हाइब्रिड ने। ठीक है, मतलब ये F1 हाइब्रिड क्या करेगा? गैमेट को फॉर्म करेगा। तो F1 हाइब्रिड अगर गैमेट को फॉर्म कर रहा है तो ये ऐसे दो गैमेट को फॉर्म करेगा। द अलील सेग्रीगेट, अलील क्या हो जाएगा? ये जो अलील्स है दे सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब क्या? सेपरेट। अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट, मतलब ये अलग अलग गैमेट बन गए अभी एक दूसरे से अलग होके। द गैमेट फॉर्म्ड आर प्योर, देखिए वापस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना, क्या बोला है देखिए, द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड आर प्योर, गैमेट जो भी फॉर्म हुआ है वो कैसा है बच्चों? प्योर है। क्यों प्योर है? देखिए यहाँ पे वन अलील, मतलब एक अलील आइदर क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा, एंड दूसरा अलील हमेशा कैसा रहेगा? रिसेसिव रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक अलील यहाँ पे कौन से कैटेगरी में? डोमिनेंट कैटेगरी में, एंड दूसरा अलील यहाँ पे रिसेसिव कैटेगरी में है। एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो मेंडल का सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, मेंडल ने हमें क्या बताया? F1 जनरेशन में जो भी आपको हाइब्रिड कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यहाँ पे भले दो अलग अलग अलील प्रेजेंट है, दे आर नॉट मिक्सिंग टुगेदर, ये अलग हो जाएंगे, एंड इसके वजह से आप लोगों को रिसेसिव कैरेक्टर F2 जनरेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, रीअपियरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन जो है ये लॉ को प्रूव करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बच्चों, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे आई कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 generation, reappearance of recessive trait in F2 generation proves the law of segregation। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कौन प्रूव करता है? रिसेसिव ट्रेट, बिकॉज रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे आ गया ना, तो ये रिसेसिव ट्रेट का आना ये प्रूव कर रहा है कि गैमेट्स यस ये एक दूसरे से अलग हो रहे, इसके लिए रिसेसिव ट्रेट आ रहा है, जो कि F1 में नहीं था। ये रिसेसिव ट्रेट F1 में नहीं था, F2 में आ गया। तो रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन प्रूव्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड बच्चों और एक चीज याद रखना, दिस लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, this law is universal law, universally applicable, this law is universally applicable। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? जितने भी प्लांट लोगे या जितने भी एनिमल लोगे सब में ये लॉ जो है एग्जिस्ट करेगा। मतलब मेंडल का जो सेकेंड लॉ है ये सारे ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है, एंड मेंडल ने हमें बताया जितने भी प्लांट लो, एनिमल लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो, सब में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स जो है ये एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, whereas law of dominance and law of independent assortment they are not universally applicable। okay, so I hope now I am very much clear with law of dominance and law of segregation। all right, now अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट लॉ के पास, वो है मतलब हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हम एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का यूज करके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये एक्सप्लेन किया जाता है बच्चों। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना, क्या बोला है स्टेटमेंट वापस हम लोग एक बार रीड करेंगे, शायद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, फैक्टर क्या है मैंने बताया था, जब जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो मेंडल ने जीन को फैक्टर नाम ये दिया था। ऑलराइट, तो फैक्टर मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, यहाँ पे जीन्स जब डिस्कवरी नहीं हुआ था तब हमने उनको एज ए जीन नाम दिया था। व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर फॉर्म्स द गैमेट, द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है, शायद पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा होगा,
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं हमें। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। मान लो अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्रोमोसोम चाहिए होगा, तो मान लो यहाँ पे मैं क्रोमोसोम ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स से यहाँ पे 2 क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये 2 जो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स से इन्हें हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। इनको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ यहाँ पे ना 2 अलील्स को लिख देती हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एक अलील को ड्रॉ किया जो कि कैपिटल ए है, और इस तरफ मैंने लिख दिया कैपिटल बी। ओके, यहाँ पे मैंने एक अलील को लिख दिया जो स्मॉल ए है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल बी है। ऑलराइट, ना आई गेस मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया। स्मॉल बी के जगह पे मैंने गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने कैपिटल बी लिख दिया। चलिए मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया है। ऑलराइट, मैंने 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम में मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 जीन्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 2 अलील्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने अलील लिखा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो भी अलील प्रेजेंट है, लेट्स से कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, ठीक है। मान लो ये आई कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ए एंड बी। मान लो कि ये जो ए आई कलर है ये ब्राउन को एक्सप्रेस कर रहा है, एंड बी आई कलर जो है ये ब्लैक को एक्सप्रेस कर रहा है, समवॉट ऐसे। तो यहाँ पे 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ए एंड बी, दोनों का लोकेशन सेम है, मतलब ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या बताते हैं, यहाँ पे ए और बी एक साथ है, यहाँ पे स्मॉल ए और बी एक साथ है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे एज यू कैन सी दैट, यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम है और सेकेंड वाला क्रोमोसोम है, फर्स्ट वाले क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। सेकेंड वाले क्रोमोसोम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दोनों के दोनों जो है रिसेसिव अलील प्रेजेंट है यहाँ पे, बराबर, जो कि आई कलर के लिए दोनों भी रेस्पॉन्सिबल है, इवन ए बी जो भी है दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवर हियर आई कलर, ठीक है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये क्रोमोसोम का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, आप सबको शायद पता होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में यू ऑल आर वेल अवेयर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है दे अंडरगो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2, इसके पास कैपिटल ए और बी है और इसके पास लोअर केस का स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि ये जो लेटर के कॉम्बिनेशन है अगर मुझे एक साथ लिखने हैं तो ये एक साथ कैसे आएगा, इनका एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मुझे इनका कॉम्बिनेशन लिखना है तो कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 के पास ए और बी का जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 2 के पास स्मॉल ए और स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एम आई राइट। अब ये दोनों जब एक साथ आएंगे, ठीक है, अब ये जब दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आने के बाद, ये दोनों एक साथ आने के बाद आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपको सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, करेक्ट। ये दोनों का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। तो ये आने के बाद, ये एक्सचेंज होने के बाद मान लो ये अभी आपका जो मिला यहाँ पे, लेट्स अज्यूम कि ये है आपका F1 जनरेशन, ठीक है। अब इससे और कौन कौन से अलग अलग गैमेट फॉर्म हो सकते हैं, अब इससे कौन कौन से अलग अलग गैमेट फॉर्म हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा भी है ना कि ये जो कैपिटल ए है यहाँ पे कैपिटल ए एंड बी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे स्मॉल ए बी का कॉम्बिनेशन है। नाउ देर आर द चांसेस जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा
तो ये लेटर अदला बदली हो सकते हैं। ये लेटर का मतलब ये कैपिटल ए है, ये इस तरफ आएगा, स्मॉल ए इस तरफ आएगा, या बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। कॉम्बिनेशन का जो पोजीशन है ये ए बी सी डी का, ये क्रॉस या एक्सचेंज कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आई एम ट्राइंग टू राइट हियर। चलो यहाँ पे ये लेटर जो ए स्मॉल बी ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक्सचेंज ऐसे होगा यहाँ पे। तो एक्सचेंज में देखिए बच्चों क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एम आई राइट? ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए? अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं लिख देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, एम आई राइट? ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी। मान लो अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? अभी यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो आई होप बच्चों अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के टाइम पे ये दोनों भी एक साथ रह सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है डीएनए के एक्सचेंज होने में। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे असॉर्टमेंट में कि ये जो है ऐसे एक्सचेंज होगा, ये ए बी के जगह पे आ जाएगा, ओके मतलब यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्सचेंज होने के बाद ए और बी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा एंड बी और ए का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे 4 अलग अलग गैमेट्स मिले। कौन से 4 अलग अलग गैमेट मिले? ए बी स्मॉल ए बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे मुझे 4 अलग अलग गैमेट मिले। ओके, ये 4 अलग अलग गैमेट मिले मुझे यहाँ पे फॉर F2 जनरेशन। तो इसका मतलब क्या है? ये चारों के चारों लेटर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। दे आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, दे आर सेग्रीगेटिंग डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये अलग अलग वे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? असॉर्टमेंट का मतलब होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही आपको यहाँ पे बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको क्या बोल रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको क्या बता रहा है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने मोनो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था राउंड शेप का। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने सीड शेप एंड सीड कलर का यूज करके हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। याद करो जो हमने किया था। अगर आपको याद है सीड शेप एंड सीड कलर इसको हमने कंसिडर किया था, याद है सबको? सीड शेप में हमने क्या कंसिडर किया था बच्चों बताइए? सीड शेप में हमने कंसिडर किया था राउंड एंड देन हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ पे? रिंकल्ड। ऑलराइट, सीड कलर में हमने क्या यूज़ किया था बताइए? सीड कलर में हमने यूज़ किया था यहाँ पे दैट इज़ नथिंग बट ओवर हियर येलो, एंड देन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था? ग्रीन। ग्रीन एंड येलो हमने यूज़ किया था। तो राउंड के लिए हमने कौन सा लेटर का कॉम्बिनेशन लिया था बच्चों? याद है सबको? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो लेटर के कॉम्बिनेशन हमने लिखे थे अगर आपको याद है तो यही लेटर का जो कॉम्बिनेशन है दिस वी हैव टेकन। ए की जगह पे मैंने आर एंड वाई की जगह पे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में मैंने ए एंड बी लिया था। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो दिस इज माय पेरेंट्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स मुझे क्या मिलेगा? आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर। ये मुझे गैमेट यहाँ पे मिल जाएगा फॉर F2 जनरेशन। ये क्या आया मुझे यहाँ पे? आई गॉट हियर गैमेट। F1 जनरेशन क्या आएगा बच्चों बताइए मुझे यहाँ पे? इसका F1 जनरेशन मुझे क्या आएगा? ये इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। नाउ यू ऑल आर एक्सपर्ट इन डायहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो। तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब मुझे अब F1 जनरेशन में सारे के सारे जो सीड है ये मुझे राउंड एंड येलो मिल जाएंगे। करेक्ट? मतलब बच्चों
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल है। कौन से दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल है यहाँ पे बताइए, सीड शेप और सीड कलर। स्टार्टिंग में जो था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है दिस इज अ राउंड एंड येलो सीड, ये राउंड है और इसी का कलर क्या है यहाँ पे येलो है, ठीक है। यहाँ पे ये रिंकल्ड सीड है और इसी का कलर यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्रीन है। मतलब राउंड कलर येलो पे डिपेंडेंट नहीं है, रिंकल कलर ग्रीन पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको याद है जब हमने F2 जनरेशन किया, नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द F2 जनरेशन, आपको पता है कि हमने इसका F2 जनरेशन कैसे फॉलो किया था। जब हम डायहाइब्रिड का F2 जनरेशन फॉलो करेंगे, डायहाइब्रिड का F2 जनरेशन अगर आप फॉलो करेंगे, आई होप आपको फिनोटाइपिक रेशो याद होगा। क्या था बच्चों फिनोटाइपिक रेशो, बताओ मुझे, याद है तो आप लोगों को। F2 जनरेशन डायहाइब्रिड का जब हमने फिनोटाइपिक रेशो लिया था, फिनोटाइपिक रेशो क्या था बच्चों, 9:3:1, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो था, एम आई राइट। तो इसमें से अगर आपको याद है तो लेट मी टेल यू दैट ओवर हियर राउंड एंड येलो सीड कितने मिले, अगर आपको याद है राउंड एंड येलो सीड हमें मिले थे टोटल 9। उसके बाद अगर आपको याद है राउंड एंड ग्रीन सीड हमें मिले थे टोटल 3। उसके बाद अगर आपको याद है बच्चों, वो है मतलब रिंकल्ड एंड येलो सीड आपको मिला था टोटल यहाँ पे 3। एंड उसके बाद लास्ट वन अगर आपको याद है तो हमने लर्न किया था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड हमें मिला था टोटल 1, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे डायहाइब्रिड के F2 जनरेशन में हमें दो नए कॉम्बिनेशन मिले। कौन से दो नए कॉम्बिनेशन मिले बताइए यहाँ पे, राउंड एंड ग्रीन सीड वाला एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला। ये राउंड एंड येलो सीड एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड ये तो पेरेंट में ही था। मतलब F2 जनरेशन में आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 न्यू कॉम्बिनेशन आपको मिल गए। ये 2 न्यू कॉम्बिनेशन आपको क्यों मिल गए बच्चों, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको 4 अलग अलग गैमेट मिल गए। कौन से 4 अलग अलग गैमेट मिल गए, इससे आप लोगों को यहाँ पे मिल गया कैपिटल R वाई। तो ऐसे अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे यू गॉट हियर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ये गैमेट का 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिला फॉर F2 जनरेशन, दैट्स वाई आपको यहाँ पे 2 न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला। यही आपको बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको सिंपली इतना बता रहा है कि शेप कलर पे डिपेंडेंट नहीं है, राउंड शेप येलो कलर पे डिपेंडेंट नहीं है, रिंकल्ड शेप ग्रीन कलर पे डिपेंडेंट नहीं है, राउंड शेप जो है ग्रीन कलर के साथ भी जा सकता है, रिंकल शेप जो है ये येलो कलर के साथ भी जा सकता है, ये अलील एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। मतलब दो वी हैव कंसिडर्ड हियर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप बिल्कुल नहीं हो रहे, ये अलग अलग हो रहे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। राउंड शेप येलो से इंडिपेंडेंट है, रिंकल्ड इससे इंडिपेंडेंट है। जो प्रीवियस वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था सेम था, बस आप याद रखना ए के जगह पे आर कंसिडर करो, बी के जगह पे वाई कंसिडर करो, कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सेम मिल रहा है। यहाँ पे अब स्टेटमेंट रीड करो, शायद अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। देखिए द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड पॉजेसिंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमने कौन से 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर किए, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने क्या कंसिडर किया बच्चों, बताइए। यहाँ पे हमने कंसिडर किया सीड शेप, ओके, एंड सेकेंड हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, सीड कलर। सीड शेप एंड सीड कलर हमने यहाँ पे कंसिडर किया। हाइब्रिड पजेसिंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब ये हमारा हाइब्रिड हुआ, ये हाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मान लो कि ये जो है ये समवॉट ये सेम रिसेंबल कर रहा है, यहाँ पे दिस इज रिसेंबलिंग द सेम थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कैपिटल आर ये जो है यहाँ पे अगर आप कंसिडर करोगे, यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ये जो है ये कैपिटल आर जो है ये आपको रिसेंबल कर रहा है, ये आपको कलर को बता रहा है।
ये आपको सीड के कलर के बारे में बता रहा है, वेयरएज ये आपको बता रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कैपिटल आर आपको यहाँ पे बता रहा है सीड के शेप के बारे में। क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? सीड के शेप के बारे में। एंड वाई आपको यहाँ पे क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है सीड के कलर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग कलर है, राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, वापस एक बार स्टेटमेंट को रीड करना, व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, मतलब ये यहाँ पे हाइब्रिड हुआ, तो ये हाइब्रिड में टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सीड का शेप, सीड का कलर, ये अलग अलग यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर्म्स द गैमेट, मतलब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, गैमेट्स को फॉर्म किया, ये चार अलग अलग। द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे, ये अलग अलग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। यही आपको बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो लॉ है ये समझ में आया होगा जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सो दीज आर द 3 लॉज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ऑलराइट, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वापस एक बार आप ये जो लॉ है एक बार अच्छे से पढ़ना। ओके, एंड जितने भी लॉज है एक बार वापस अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देखना, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 लॉ। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हमने जो है मेंडल के 3 लॉ के बारे में हम लोगों ने लर्न किया। आई होप आप लोगों को जो मेंडल के 3 लॉ आज जो हमने डिस्कस किए डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दीज आर द मेंडल्स 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक चीज जो मैं आपको बता रही थी बच्चों कि याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ओनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, ये बाकी के 2 लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ओनली दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, सो ये था मेंडल का 3 लॉज जो कि उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि गार्डन पी प्लांट के ऊपर उन्होंने किया था, उसके बारे में डिटेल था। आई होप आप लोगों को 3 लॉ के बारे में इन डिटेल समझा होगा। एग्जाम में कोई भी लॉ के बारे में अगर आपको पूछा तो आई होप आप इजीली इसके बारे में आंसर दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। ऑलराइट, तो मिलते हैं जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लर्न करेंगे बैक क्रॉस, डेस्ट क्रॉस के बारे में एंड डेविएशन फ्रॉम द मेंडल लॉ। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को लर्न करना है तो प्लीज़ मस्ट वॉच नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।